हेलो एस्पिरेंट्स, मैं अमित सिंह नेगी द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी करंट अफेयर की ये 6वां लेक्चर है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने आज जो टॉपिक होंगे वो है किसान कवच। दूसरा है द याला ग्लेशियर क्यों सुर्खियों में रहा है। तीसरा है द इंडिया का पहला हिमालयन रिसर्च सेंटर जो इस्टेब्लिश किया गया है कहाँ। चौथा है हमारे सामने एक लाइन सेंसस शेरों की गणना के संदर्भ में कुछ आंकड़े आए हैं, और इसी के साथ ही हम पढ़ेंगे इसी कंटेक्स्ट में जो स्टैटिक पोर्शन है वो है प्रोजेक्ट लाइन। इसके अलावा हमारे सामने एक वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन का एक हमें सर्टिफिकेट मिला है 2 सिटीज़ को, उसके बारे में देखेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड यानी कि जो जल भूमि होती है उसके कन्वेंशन के लिए जो रामसर साइट है वो क्या है। साथ ही एक नेशनल पार्क माधव नेशनल पार्क है जिसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। टाइगर रिजर्व क्या है और टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और अंत में हम देखेंगे कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ इस्टेब्लिश किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द किसान कवच दैट वाज रिसेंटली लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा हाल ही में जिस किसान कवच को लॉन्च किया गया है वह निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है। तो पहला है कि यह मृदा स्वास्थ्य और जो नमी जो स्तर होता है भूमि की उसके दूरस्थ निगरानी प्रणाली से संदर्भित है। तीसरा है ये एक लो कॉस्ट सोलर पंप की एक स्कीम है जो कि किसानों को मुफ्त में प्रोवाइड की जाएगी। चौथा है हमारे पास कि ये किसी भी तरीके की राष्ट्रीय जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उस स्थिति में जो फार्मर्स होते हैं उनको क्रॉप इंश्योरेंस या फिर फसल का बीमा कराने की व्यवस्था है। चौथा है कि ये प्रोटेक्टिंग करता है फार्मर को टॉक्सिक इफेक्ट से पेस्टिसाइड्स के। देखिए, जो किसान कवच है इस तरीके की एक सूट है जो कि विकसित किया गया है आई ब्रिक इन स्ट्रीम, जो बेंगलोर का एक स्टार्टअप है उसके द्वारा। यह इस जो सूट का जो मेन पर्पस है वो ये करता है कि जब स्प्रेइंग किया जाता है पेस्टिसाइड्स का फार्मर्स द्वारा, उस समय जो पेस्टिसाइड्स होता है उसके उनके हेल्थ पर पड़ने वाले, उनके बॉडी पर पड़ने वाले कोई भी नकारात्मक प्रभावों को से उनको बचाना होता है। ठीक है, ये एंटी पेस्टिसाइड्स बॉडी सूट है, ठीक है, जो कि फार्मर्स को बचाएगा किसी भी तरीके के बुरे प्रभाव से पेस्टिसाइड्स के। अब हम देखते हैं कि याला ग्लेशियर क्यों सुर्खियों में रहा है। क्या है कि याला ग्लेशियर जो है हाल ही में रहा सुर्खियों में, इसका जो है वो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, ये एक क्वेश्चन आपके सामने पुट किया गया है। देखिए, याला ग्लेशियर जो है, याला ग्लेशियर नेपाल में पड़ता है जैसे कि दिखा रहा जी। याला ग्लेशियर जो है, याला ग्लेशियर हाल ही में एक ऐसा ग्लेशियर है जिसमें एनवायरमेंटलिस्ट जो है, जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं, जिन्होंने जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्होंने इसका हाल ही में फ्यूनरल किया है। ठीक है, और फ्यूनरल करने का मकसद ये था कि वो ये बताना चाहते थे कि कितनी स्पीड के साथ याला ग्लेशियर जो है मेल्ट डाउन हो रहा है या फिर एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 2027 से 2030 तक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने इसका फ्यूनरल किया। ठीक है, 2025 में। ये इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में एक देश है वेनेजुएला, जो कि पूरी तरीके से अपने सभी ग्लेशियरों को खो चुका है। ठीक है, तो आपके सामने 2 फैक्ट यहाँ पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। एक ये कि याला ग्लेशियर कहाँ है जहाँ दुनिया का पहला आइस फ्यूनरल किया गया, और दूसरा ये कि वेनेजुएला एक ऐसा कंट्री है जिसने पहली बार दुनिया में अपने सारे ग्लेशियर्स खो दिए हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में हिमालय का हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है। देखिए, भारत का पहला हिमालयन क्लाइमेट एंड रिसर्च सेंटर जो है, भारत का पहला हिमालयन एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के उधम सिंह नगर में, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इसकी स्थापना की जा रही है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो एटमॉस्फेरिक फिनोमिना और क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव होंगे हिमालयन रीजन में उसकी स्टडी करना और उससे जुड़े हुए किसी भी तरह के बदलावों से अवगत कराना रहा है। दूसरा, ये एटमॉस्फेरिक स्टडीज और रीजनल इम्पैक्टेड जो होंगे क्लाइमेट चेंजेस के, उसके ऊपर स्टडी करेगा। देखते हैं अब क्या है हमारे सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ फीचर ऑफ द इंडिया प्रोजेक्ट लाइन लॉन्च इन 2020। 2020 में जो प्रोजेक्ट लाइन लॉन्च किया गया है उसका निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य
रहे हैं। यह इस्टेब्लिश करना कि बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, देखिए इस तरीके के जो फैक्ट होते हैं ये आपको अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने नोट्स में इनको हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में इस तरीके के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो ये बोल रहा है कि बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसे इस्टेब्लिश किया गया है एक सेकेंड होम के रूप में एशियाटिक लॉयन को। दूसरा है ये इंटीग्रेट करता है लैंडस्केप इकोलॉजी बेस्ड कंजर्वेशन को, जो कि इको डेवलपमेंट के संदर्भ में है। गिर लैंडस्केप में जो गिर जो है, गिर लैंड जो लैंडस्केप है वो कहाँ है, ये आपको पता है, गुजरात में है। तीसरा ये अचीव करता है ग्लोबल हब स्टेटस फॉर अ बिग कैट। बिग कैट में 5 बिग कैट्स आती हैं जो कि डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट से संदर्भित है। ये 5 कौन कौन सी हैं ये आपको पता होनी चाहिए, और इंडिया में इनमें से कितनी पाई जाती हैं ये भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। और अंत में हमारे पास आता है, ये फोकस करता है कि री इंट्रोड्यूस करना अफ्रीकन चीता को इंडियन हैबिटेट में, राजस्थान में, ठीक है, और गुजरात में, इससे संदर्भित है। तो देखते हैं हम क्या इस समय हमारे, देखिए हम हाल ही में 2025 में हमारे देश में लायन सेंसस हुआ है। लायन सेंसस मतलब शेरों की गणना की गई है। ये शेरों की गणना की जो प्रक्रिया होती है प्रति 5 वर्ष में होती है। जैसे कि जो हमारे देश में जो नागरिकों की गणना होती है, निवासियों की गणना होती है, वो प्रति 11 वर्ष में होती है। वैसे ही शेरों की गणना और बाघों की गणना, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हर 5 साल में की जाती हैं, ठीक है। इसी कंटेक्स में 2025 में शेरों की गणना की गई। हालांकि इससे पहली जो गणना थी 2019 में की गई थी, क्योंकि 2020 में कोविड की वजह से ये गणना नहीं हो पाई थी, ठीक है। अब देखते हैं हम 891 जो है इस बार शेर पाए गए हैं हमारे देश में, ठीक है, जो कि 32% का एक सर्ज है, मतलब 32% का इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है। ये इस बार जो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है उसको बोलते हैं डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन, ठीक है। इसमें इस तरीके के ब्लॉक्स में उस शेरों के जो हैबिटेशन होता है उस इलाके को ब्लॉक में बांटा जाता है और ब्लॉक टू ब्लॉक इनकी गणना की जाती है और फिर बाद में इनको कैलकुलेट किया जाता है, और ये एक साइंटिफिकली किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको अगर किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए कि रिसेंटली डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन किस कंटेक्स्ट में ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि ये लॉयन के सेंसस से जुड़ा हुआ रहा है। इसके अलावा जो है हम देख सकते हैं कि जो शेर हैं भारत में गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पानिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मेनली रेसिड करते हैं, ठीक है। हैबिटेट है उनका 394 यहाँ पर शेर पाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो हैबिटेशन जो उनका पाया गया है वो है बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारी की सारी सेंचुरियाँ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क जो हैं वो गुजरात में पड़ते हैं। आप इस मैप में समझ सकते हैं कि जो मेन जो है 4 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो शेरों की गणना के लिए हमने यूज़ किए हैं, जहां शेर मेनली पाए गए हैं। एक है गिर नेशनल पार्क, एक है गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक पानिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, और एक है मिटियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये सारे के सारे आपने ये देखा होगा, सौराष्ट्र का जो मैप है, गुजरात का जो सौराष्ट्र वाला रीजन है, ठीक है, इस रीजन में पड़ता है। शेरों के संदर्भ में और थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। तो शेरों के बारे में मैं आपको बता दूं कि दुनिया में दो वैरायटी के शेर पाए जाते हैं। एक होता है अफ्रीकन लायन और दूसरा होता है एशियाटिक लायन। अफ्रीकन लायन लगभग अफ्रीका के सभी हिस्से में पाया जाता है। मेनली अगर मैं आपको यहाँ मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ कि तो जो अफ्रीकन शेर है, अफ्रीकन शेर अफ्रीका में लगभग सभी देशों में, लगभग सभी नहीं मतलब मैक्सिमम पोर्शन में पाया जाता है, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है एक सूखा कॉन्टिनेंट माना जाता है। ये अफ्रीका है। इसका जो ये ग्रासलैंड वाला रीजन है ये शेरों की आबादी के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है। इस वाले रीजन को छोड़ दीजिए, ये इक्वेटर है, ये तो एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला रीजन है। लेकिन जो ये ग्रासलैंड वाला पोर्शन आता है जहाँ कम झाड़ियाँ नहीं कम पेड़ और जंगल पाए जाते हैं, उस रीजन में आपको शेर देखने को मिलते हैं। वहीं इंडिया की एशियाटिक लायन की बात करें तो एशियाटिक लायन जो है इंडिया के सिर्फ इस पोर्शन में पाए जाते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया एशियाटिक लायन का ओनली होम माना जाता है, ठीक है, इसीलिए लायन स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो गुजरात को कहा जाता है, ठीक है। एशियाटिक लायन जो है उसको पैंथेरा लियोपर्सिका कहा जाता है, ठीक है। ये अमूमन 18 से 26 दिन का इनका गेस्टेशन पीरियड होता है, इंटरवल होता है, ठीक है। और ये एक कार्निवोरस है, सब कुछ खाते हैं, ठीक है। और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 16 से 18 वर्ष का है, ठीक है। और ये 250 से 180 kg के आसपास इनका वजन देखने को मिलता है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी है वो ये है कि
प्राइड्स मतलब होता है कि शेर एक सोशल एनिमल है, ये अकेला शिकार नहीं करता है और अकेला नहीं रहता है, ये एक पूरे ग्रुप में रहता है, जत्थे में रहता है, ठीक है। और उस जत्थे का एक लीडर होता है जो कि जो मेल लॉयन होता है, और इस पूरे ग्रुप को प्राइड्स कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास दूसरी है कि रामसर कन्वेंशन जो है वो हाल ही में इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी जो फॉर द कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड अडॉप्ट किया गया था और साइन किया गया था किस देश में? फ्रांस, ईरान, डेनमार्क या स्विट्जरलैंड? आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रामसर कन्वेंशन के बारे में आपको अच्छे से समझना और जानने की आवश्यकता है, इसलिए हम इस चैप्टर में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड जो है, एक्रीडेशन आपको याद रखना होगा। एक्रीडेशन होता है किसी तरह का जो कमिटमेंट आप करते हैं, अगर आप उस कमिटमेंट को, उस स्टैंडर्ड को पा लेते हैं तो आपको किसी तरह का कोई स्टेटस दिया जाएगा, तो इसका मतलब वही है, ठीक है। यानी कि जो वेटलैंड सिटी का जो हमारा कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन, उसमें कुछ जो कुछ गाइडलाइंस हैं, अगर आप उस गाइडलाइंस को फॉलो कर लेते हैं और एक स्टैंडर्ड को मेंटेन कर लेते हैं तो आपको ये स्टेटस दिया जाता है, ये कहना ये चाहता है न्यूज़ के थ्रू। और इसमें हमें इंदौर और उदयपुर इस जो एक्रीडेशन को फुलफिल करने वाले इंडिया की दो सिटीज़ पहली सिटीज़ बन चुकी हैं। ये दोनों सिटीज़ जो है पहली बार इस एक्रीडेशन को फुलफिल करने वाली सिटीज़ बनी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से जो वेटलैंड जो हमारा वेटलैंड के लिए जो कन्वेंशन है जो रामसर, ये इम्पोर्टेंट है इस बार आपके लिए। देखिए, जो जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं, दो रूपों में पूछे जाते हैं। या तो डायरेक्टली फैक्चुअल होगा कि ये किस कंटेक्स्ट में हाल ही में रिलेवेंट रहा है, या ये कौन कौन सी सिटीज़ इसके लिए इस बार इंक्लूड की गई हैं, या फिर आपको इनडायरेक्टली सीधा रामसर कन्वेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस पुट किए जाने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो देखिए अब देखते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा। रामसर कन्वेंशन जो है, जो भी वेटलैंड एरियाज होते हैं, वेटलैंड का मतलब होता है वो इलाका जो कि जो साल के एक अच्छे खासे समय में 6 से 7 महीने या मैक्सिमम टाइम आपको हमेशा पानी से लबालब मिले, फिर चाहे वो सीजनल रिवर हो, लेक्स हों, ठीक है, सीज हों, या इस तरह के कोई अदर वाटर बॉडीज़, वो उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए, वहाँ पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके का एक कन्वेंशन हमने साइन किया था और पूरी दुनिया ने साइन किया हुआ है। ये जो कन्वेंशन है वो करेगा जो वेटलैंड्स होते हैं उनके वाइज यूज़, मतलब उसका यूज़ जो है वो वाइजली होना चाहिए, ठीक है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा, ये जो कन्वेंशन है 1971 में एडप्ट किया गया था। ये एडप्टेशन किया गया था ईरान की एक रामसर साइट है वहाँ पर, ठीक है। ये फोर्स में आया था 1975 में, यानी कि लगभग 4 साल बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन लागू हो जाता है, ठीक है। ये वेटलैंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिस कंट्री ने इसे एडप्ट किया है वो अपने टेरिटरीज़ के अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट करेगी, ये लगभग 2 देशों के बीच में पाई जाने वाली जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उसको भी कवर करता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। अब हम देखते हैं इसके संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि इंडिया में वेटलैंड साइट्स के रूप में देखी जाती हैं। अभी हाल ही में देखा गया है कि 94 हमारे पास इसके साइट्स हो चुकी हैं जो कि रामसर साइट्स के अंतर्गत आती हैं। हाईएस्ट जो है वो तमिलनाडु में देखने को मिलती हैं। तमिलनाडु जो है इंडिया में हाईएस्ट वेटलैंड साइट्स के रूप में है, जहाँ 20 साइट्स हैं। सबसे पहली साइट जो थी चिलिका लेक थी। चिलिका लेक के बारे में मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि एक लेगून लेक होती है, लेगून लेक है, ठीक है। इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा चिलिका लेक के मैप पर। तो ये एक लेगून लेक है। दूसरा जो सबसे लार्जेस्ट साइट है वो है सुंदरबन वेटलैंड। सुंदरबन वेटलैंड जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा साइट है और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। और इसके अलावा रेणुका वेटलैंड, ये एक लेक है, ये एक झील है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। ये स्मॉलेस्ट है, ये बिगेस्ट है, ये इंडिया का फर्स्ट है, ठीक है। और हाईएस्ट वेटलैंड साइट जो है वो तमिलनाडु में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन जो है प्रोजेक्ट टाइगर के कंटेक्स्ट में पूछा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। इसे 1973 में लॉन्च किया गया था। इसका जो उद्देश्य है, जो पॉपुलेशन है बंगाल टाइगर की इंडिया में, उनके नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है। ये जो प्रोजेक्ट है ये एडमिनिस्ट्रेड, यानी कि ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है,
उसी के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, या मेन एजेंसी जो है वो ये है। और इसके अलावा द टाइगर कंजर्वेशन आर मैनेज्ड यूज अ कोर बफर, इसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एंड कोर एरिया डेजिग्नेटेड क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट केप्ट इवेल्युएट फ्रॉम इन वायलेट फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्या है। देखिए, हाल ही में एक नया टाइगर जो रिजर्व है घोषित किया गया है, वो है माधव नेशनल पार्क। ये एमपी में पड़ता है। ठीक है, आपने एमपी का अगर मैप देखोगे तो एमपी के मैप में इस वाले पोर्शन में ये नेशनल पार्क आता है, जहाँ पर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कूनो नेशनल पार्क भी है। देखिए, जो माधव नेशनल पार्क है ये माधवराव सिंधिया के नाम पर पड़ा है, जो कि अभी जो हमारे ज्योतिराजे सिंधिया जो हैं उनके पिताजी थे, ये पूर्व सांसद थे, उन्हीं के नाम पे ये टाइगर रिजर्व पड़ा है। ये चंबल रीजन में है, मध्य प्रदेश के। ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया 58th टाइगर रिजर्व इसे। इसी के साथ ही टोटल टाइगर रिजर्व जो हो चुके हैं वो मध्य प्रदेश में वो 9 हो चुके हैं, 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। यहाँ हाईएस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया के, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पॉपुलेशन भी टाइगर की हाईएस्ट है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पहले में आता है मध्य प्रदेश, दूसरे में आता है कर्नाटका, और तीसरे में आता है उत्तराखंड। ठीक है, आपसे इस तरीके के क्रम भी पूछने की संभावना प्रबल हो जाती है जब इस तरह के क्वेश्चन, इस तरीके की न्यूज़ रहती है। अब देखते हैं टाइगर रिजर्व क्या है। टाइगर रिजर्व जो है एक स्कीम है जो कि किसी भी नेचुरल हैबिटेट जो है टाइगर्स का, वहाँ पर लागू की जाती है। इस योजना या फिर इस तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं, इनका उद्देश्य ये होता है कि जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ ना की जाए। ठीक है, ताकि उनका नेचुरल हैबिटेशन बना रहे। ये 1973 में पहली बार लॉन्च किया गया था। साथ ही ये एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया था, यानी कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये डेंसिएस्ट है, डेंसिएस्ट नेशनल पार्क माना जाता है इंडिया का। ठीक है, डेंसिएस्ट मतलब यहाँ पर जो एरिया होता है पर स्क्वायर किलोमीटर, जो भी एरिया है टाइगर का, वो सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा जो टाइगर रिजर्व है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इसकी नोडल एजेंसी है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी मानी जाती है, जिसको स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि वह कोई भी संस्था जो कि किसी कानून के तहत बनाई जाए। ठीक है, और जो कानून है जिसके तहत ये बनाई गई है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, जो NTCA है वो 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसके जो पावर और फंक्शन है वो सारे प्रोवाइड किए जाते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। अब देखते हैं आखिरी हमारे सामने क्या है, द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अच्छा, मैं इसके कंटेक्स्ट में एक चीज़ और बता दूं कि जो टाइगर रिजर्व होता है वो इंडिया में इस तरीके से, सपोज दैट ये टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और ये जो है ये कोर एरिया है, इसे कहते हैं कोर, और ये होता है बफर। ठीक है, जो कोर एरिया होता है किसी भी टाइगर रिजर्व का, उस एरिया में किसी भी तरीके की जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रोहिबिटेड होती हैं, वो प्रतिबंधित होती हैं। किसी भी तरीके से वहाँ ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती है, वो पूरी तरीके से टाइगर प्रोटेक्शन के लिए इसके अलावा जो बफर एरिया होता है, ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में आप थोड़ा बहुत जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जैसे कि लकड़ी उठाना, ठीक है, अपने पशुओं को चराना, या इस तरीके की जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो परमिटेड होती हैं, बट लिमिटेड, मतलब लिमिटेड रूप में। तो आपको ये समझ में आ गया कि कोर एरिया और बफर एरिया इस तरीके की स्ट्रेटजीज के तहत हम टाइगर रिजर्व को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब हमारे सामने देखते हैं क्या है, जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो हाल ही में किस स्टेट में लोकेटेड है, जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। देखिए, आपको पता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित होता है, जिसमें ऐसा होता है कि एक एटम होता है, जब वो एनर्जी रिलीज करता है तो उसके साथ एटम्स जो निकलते हैं। ठीक है, यानी कि वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करने के साथ साथ एक एनर्जी के और सोर्सेस भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके की जो चेन रिएक्शन होती है
वो क्या कहलाती है, वो फ्यूजन कहलाती है। ठीक है, तो इंडिया ने फर्स्ट इंडिया में पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है कलपक्कम तमिलनाडु में स्टेब्लिश किया है और चालू किया है, जिसकी जो कैपेसिटी है 500 मेगावाट है और ये फुल्ली इंडिजीनियस है। ठीक है, ये फुल्ली इंडिजीनियस है। ठीक है, ये इस ब्रीडर रिएक्टर जो है, इसकी जो विशेषता ये है कि ये जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा उससे दुगनी फ्यूल हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, स्पेसिफिकेशन में हम देखेंगे फुल्ली इंडिजीनियस है, जो कि डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट किया गया है BHAVINI भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा और साथ में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च द्वारा। ठीक है, ये सेकंड स्टेज टेक्नोलॉजी है जो कि यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम के लिए एनर्जी सिंथेसाइज करेगा। इसके अलावा ये इसकी जो ब्रीडिंग कैपेसिटी है वो डिज़ाइन की गई टू जनरेट करने के लिए मोर फ्यूजर या फिजाइल मटेरियल। ठीक है, तो इसी के साथ आज की हमारी एक करंट अफेयर की क्लास समाप्त होती है। इससे जुड़े हुए जो PDF हैं और PPTs हैं वो आपको हमारे जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी का, वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। तो आगे जुड़ने के लिए धन्यवाद।